गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर मैं आपको अलग अलग विषयों की एक शानदार टॉपिक के साथ जिक्र कर रहा हूं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और सहपाठियों के बीच इसे लिंक भेजिए। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स सेक्शन से जुड़ा हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण, और ऑलमोस्ट भारत के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें से 7 से 8 प्रश्न इसी सब्जेक्ट से, इसी चैप्टर से आ रहे हैं। इन्फ्लेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू नो अबाउट इट्स ऑल फीचर्स, हाउ इट्स अफेक्ट आवर इकोनॉमिक एंड ऑल द एक्टिविटीज that is related to our economics. It will be clear from this chapter. सबसे पहले इस वीडियो को समझने से पहले आपको समझना होगा मुद्रास्फीति। दिस इज इन्फ्लेशन। वास्तव में जनरल शब्दों में से महंगाई कहते हैं। क्या है आखिर मुद्रास्फीति? सिंपल शब्दों में कहें तो जब अधिकांश वस्तुओं का या औसतन वस्तुओं का अगर कीमत लगातार बढ़ने लगे, एक निश्चित समय अवधि में अगर अधिकांश वस्तुओं का या औसतन वस्तुओं की कीमत लगातार बढ़ने लगे, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति दूसरे शब्दों में अगर परिभाषित करने की कोशिश की जाए तो आप इसको रुपये के मूल्य में जो अवमूल्यन होता है उसके रूप में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति के दरमियान मुद्रा का वैल्यू काफी गिर जाता है। दैट इज ऑल्सो मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति का डेफिनेशन यही है। तो आपने परिभाषा समझ लिया। अब सोचेंगे कि आखिर ये मुद्रास्फीति आती क्यों है, क्या कारण है कि मुद्रास्फीति उत्पन्न हो रही है। तो मुद्रास्फीति उत्पन्न होने के जनरली दो कारण माने जाते हैं। जनरली दो कारण है, और भी ढेर सारे कारण हैं, लेकिन इसके सबसे पहले कारण जो है वो है मांग जनित, यानी डिमांड पुल। जब डिमांड जो होगा आपूर्ति से ज़्यादा हो जाएगा तो स्वाभाविक है, मांग का नियम यही कहता है कि डिमांड जैसे जैसे बढ़ती है मूल्य उससे ऊपर बढ़ता है। डिमांड और मूल्य में उल्टा संबंध है या सीधा संबंध है। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी डिमांड घट जाएगा। तो दर लगातार चूंकि डिमांड बढ़ रहा है तो यहाँ पर कीमत भी बढ़ रहा है। तो ये सोच रहे होंगे, लेकिन आपूर्ति उस पक्ष के रूप में नहीं बढ़ पा रहा है, जिसके कारण एक तरह से इन्फ्लेशन आने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, जनरली इसमें आप समझते हैं कि मांग इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द आपूर्ति। जब डिमांड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सप्लाई, तब उसको कहते हैं कि ये मांग जनित मुद्रास्फीति है। इसके अलावा लागत जनित मुद्रास्फीति भी होती है। लागत जनित अर्थात जो वस्तुओं के उत्पादन में जो भी इनपुट कॉस्ट लगता है, चाहे वो बिजली हो, श्रमिक हो, पूंजी हो, जमीन का किराया हो, अगर इसकी कीमत में अगर दाम बढ़ रहा है तो उसके द्वारा उत्पादन जो वस्तुएं हैं उसकी कीमत में भी तो लगातार वृद्धि होगी, और उसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति आ सकती है, और आती भी है बहुत बार। ठीक है, जब अक्सर आप देखते होंगे इस तरह के, अभी जैसे कि सपोज पेट्रोल की कीमत अभी 7वें आसमान पर है, क्योंकि वो इनपुट कॉस्ट है, और उस पेट्रोल की कीमत या क्रूड ऑयल की जो कीमत है उसके वृद्धि के कारण उससे जुड़े जितने भी सेक्टर हैं, ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर सारे के सारे प्रभावित होंगे, और उससे लगातार उसकी कीमत बढ़ेगी। चाहे वो फैक्ट्री चल रहा हो या बिस्कुट बन रहा हो या टायर बन रहा हो, सबकी कीमत में लगातार उछाल आएगी, तब ये मुद्रास्फीति का एक स्वरूप कहलाएगा। इसके पास देखिए, हम लोग आते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति जो होती है। मतलब अगर कहा जाए तो इसको समझाने की कोशिश की जाए। देखिए, मांग जनित मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति कहाँ उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है? जब आपूर्ति जो होती है, ठीक है, लेस देन होती है मांग से। एक बात, जब क्रय शक्ति यानी परचेसिंग पावर बढ़ने लगे, अगर लोगों की या उपभोक्ताओं की परचेसिंग पावर अगर लगातार बढ़ने लगे तो आप मांग ज़्यादा करेंगे, और मांग ज़्यादा करेंगे लेकिन बाजार में उस वस्तु की सप्लाईमेंट उतनी अच्छी नहीं है, तो स्वाभाविक है उस चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। ओके, अब आते हैं इसका नियंत्रण के उपाय। आखिर इसको कैसे नियंत्रित किया जाता है? ऐसे तो नियंत्रण के ढेर सारे उपाय हैं, लेकिन जो फैक्टर आपने चर्चा किया है, एक तो मांग जनित, दूसरा आपूर्ति जनित या आपूर्ति पक्ष में जो भी कॉस्ट फैक्टर्स है उसको अगर ठीक से रेगुलेट कर लिया जाए, मेंटेन कर लिया जाए, तो ये कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है,
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपूर्ति पक्ष को ध्यान से दीजिए। जितने भी आपूर्ति पक्ष हैं, जैसे कि अगर उस वस्तु की जो कमी हो रही है, उस वस्तु के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है जो लॉन्ग टर्म अवधि में होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म अवधि में उस वस्तु की आयात करनी पड़ेगी, विदेशों से उसको भारत में प्रवेश कराना पड़ेगा, जिससे भारत की मुद्रास्फीति को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म का तरीका है, क्योंकि आपको ओवरऑल अगर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है तो आपके उत्पादन को बढ़ाना ही पड़ेगा उस वस्तु की कीमत को कम करने के लिए। अदरवाइज आप फिर इन्फ्लेशन जो होगा ये इम्पोर्ट इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्योंकि जो वस्तु आप बाहर से मंगाएंगे उसकी भी कीमत तो बढ़ जाएगी और उसके कारण जो है एक इन्फ्लेशन आएगा, जिसको आयात मुद्रास्फीति कहते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो लागत पक्ष में सुधार कर सकते हैं। लागत पक्ष में जो आप जानते हैं कि सपोज कोई वस्तु निर्माण होता है तो उसके कीमत क्यों बढ़ती है, क्योंकि उसमें इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, जैसे जीएसटी जो है, अगर ज़्यादा होगा तो उस वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी, तो लोग उस वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी तो लोग कम कर देंगे उसको भी। उसके माध्यम से आप तो जीएसटी को बढ़ा दीजिए, जीएसटी के स्लैब जो रेट है उसको कुछ, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है उसको हाई स्लैब में डाल सकते हैं, इससे आप आराम से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा डायरेक्ट टैक्स में अगर वृद्धि कर दी जाए तो डायरेक्ट टैक्स में वृद्धि के कारण क्या होगा, लोगों की पॉकेट में पैसा कम आ जाएगा, क्योंकि उसको डायरेक्ट टैक्स के रूप में इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स चुकाना पड़ेगा, जिससे वो डिमांड घटा देंगे। और इसके अलावा एक बेहतरीन उपाय है जो अक्सर इस्तेमाल किया जाता है आरबीआई के द्वारा, जिसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, जिसमें जो बैंक के जो डिफरेंट रेट्स हैं, जिसकी चर्चा मैंने अपने इकोनॉमिक्स के पिछले सेक्शन में किया था, आप उस वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑपरेशन ट्विस्ट, कॉल मनी इत्यादि का जिक्र किया है। इसमें से आप 2-3 को बात को समझ लीजिए अच्छा से, कि जितने भी बैंक रेट हैं, बैंक रेट में जब वृद्धि की जाती है तो क्या होता है, सपोज CRR में वृद्धि कर दिया जाए 4% से अगर 8% या 6% कर दिया जाए, तो बैंकों को अधिकांश मनी तो अब आरबीआई के पास नकद के रूप में रखना पड़ेगा, तो अर्थात जो कमर्शियल बैंक है उनके पास पैसा घट जाएगा, और जब पैसा घट जाएगा तो वो उच्च ऋण देने के लिए हतोत्साहित हो जाएंगे, लोगों के पास लोन लेने का कोई विकल्प नहीं होगा, अच्छा विकल्प नहीं होगा लेकिन अच्छा विकल्प नहीं होगा, जिसके कारण लोग हतोत्साहित हो जाएंगे और लोगों के पॉकेट में पैसा कम हो जाएगा, जिसके कारण उनकी डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर चाहें तो आप ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत अगर सोचे तो कैसे कंट्रोल किया सकता है। जब ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत क्या होता है, आरबीआई जो होती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या तो खरीद लेती है या तो बेच देती है, ठीक है, ताकि तरलता को मैनेज किया जा सके। तो चूंकि मुद्रास्फीति में ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा तैर रहा है, अर्थात बहुत ज़्यादा फ्लो हो चुका है, तो उसको पैसा को सोखना है, तो आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लाती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचती है, और लोग मतलब एक तरह से लोभ देती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लीजिए, आपको अधिक से अधिक इंटरेस्ट रेट बाद में मिलेगा, अभी आप मुझे अपना पैसा दे दीजिए। तो इसके माध्यम से पैसा बाजार से सोख लिया जाता है, और बैंकों से भी बाजार से, या फिर एक जनरल व्यक्ति भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप भी खरीद सकते हैं, मैं भी खरीद सकता हूँ, ठीक है। तो आपकी जो हाथ में जो पॉकेट में पैसा है कम होगा, तो आप बाजार में कम जाइएगा, लोगों का डिमांड घटेगा और मुद्रास्फीति संतुलित हो जाएगी। ओके, तो ये डिफरेंट रेट्स है, चाहे SLR हो, चाहे CRR हो, या फिर रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो, जो मौद्रिक नीतियां हैं, इसके माध्यम से आरबीआई जो होती है सिर्फ और सिर्फ मांग जनित मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर सकती है। आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना आरबीआई के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। आपूर्ति जनक जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, पुल हो, सड़क हो, बिजली हो, इसकी सुविधा अगर कम है और भी प्राकृतिक आपदाएं आ गई सामान की, उससे आपूर्ति प्रभावित हो जाएगी, और मिसमैनेजमेंट हो, कुप्रबंधन हो, भ्रष्टाचार हो, कालाबाजारी हो इत्यादि का अगर पूरा मतलब एक से प्रकोप हो रहा है। एसेंशियल कमोडिटीज़ आपने सुना ही होगा, एसेंशियल कमोडिटीज़ इसका डिमांड हमेशा बरकरार रहना चाहिए, लेकिन अगर लोग उसकी होर्डिंग करने लगे, उसको मतलब जमा रखने लगे, तो इससे क्या होगा, ब्लैक मार्केटिंग होने लगी और उस चीज़ की कीमत और भी उछाला जाएगी और मुद्रास्फीति और भी अनियंत्रित हो जाएगा। तो इसलिए ब्लैक मार्केटिंग जैसे शब्द जो बाजार में दौड़ते रहते हैं, सिनेरियो में खूब आता है, भ्रष्टाचार तो अपने आकाश में दौड़ रहा है अभी, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, राजनीतिक नीति के साथ प्रशासनिक नीति को भी कैसे मैनेज किया जाए, ताकि दोनों के बीच संतुलन हो, तभी मुद्रास्फीति को थोड़ा मोड़ा कंट्रोल किया सकता है। वरना आरबीआई अकेले सब कुछ कर लेगी, मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर लेगी, ऐसा लगभग संभव नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि मांग जनित मुद्रास्फीति तो आरबीआई कंट्रोल कर सकती है विभिन्न मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, लेकिन क्या लागत जनित मुद्रास्फीति को कंट्रोल कुछ हद तक तो कर सकती है, लेकिन पूरी तरह से तो नहीं कर सकती है ना, ठीक है। क्योंकि आपूर्ति पक्ष के और भी फैक्टर्स हैं, पूंजी, सड़क, बिजली,
पानी, लेबर इत्यादि को क्या आरबीआई कंट्रोल करेगी? नहीं कर सकती है। ठीक है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें आरबीआई का हाथ होता है, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें सरकार का रोल होता है। राजकोषीय नीति जैसा कि जानते हैं, फिस्कल पॉलिसी के तहत सरकार क्या करती है? टैक्स को मेंटेन करती है। कभी टैक्स को बढ़ाती है, कभी टैक्स को घटाती है, इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर सकती है, बढ़ा सकती है। इसके माध्यम से कंट्रोल तो किया ही जा सकता है। ठीक है, ओके, ये हो गया मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय। अब हम लोग पढ़ेंगे मुद्रास्फीति के प्रकार के बारे में। देखिए, मुद्रास्फीति के प्रकार यहाँ लिखा हुआ है। रेंगती मुद्रास्फीति, सरकती हुई मुद्रास्फीति, लौटती हुई मुद्रास्फीति, गुलटनियां मारती हुई मुद्रास्फीति और दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है, सरपट दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन। हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या है, कोर इन्फ्लेशन क्या है, इसी से संदर्भ में एक या दो प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले मुद्रास्फीति में रेंगती मुद्रास्फीति। रेंगती में रेंगता बहुत कम, मतलब आप समझ लीजिए 2% 3% के आसपास अगर हो तो उसको आप रेंगती मुद्रास्फीति कह सकते हैं। सरकती को 3 से 5% कर दीजिए तो मुद्रास्फीति सरकती हुई मुद्रास्फीति है। लौटन मारती हुई तो समझ लीजिए ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, मतलब समझ लीजिए 5 से लेके 12% कर दीजिए औसतन पे। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति 20 से 30% कर दीजिए और सरपट मुद्रास्फीति 40 से 50% कर दीजिए ऑलमोस्ट। और अति मुद्रास्फीति में तो सीधा सीधा आप 5000% कर दीजिए। 5000% से भी ज़्यादा हो जाता है। रातों रात अचानक वस्तुओं की कीमत इतनी उछाल आ जाती है कि रुपया का कोई महत्व नहीं होता। लोग मतलब बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन आ रहा। हाइपर इन्फ्लेशन आने के कारण वहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने पावरोटी किनने के लिए या चावल खरीदने के लिए भर भर के उन्होंने मुद्रा छुपाया, लेकिन उसकी कोई महत्व नहीं थी क्योंकि उस समय हाइपर इन्फ्लेशन था। हाइपर इन्फ्लेशन के कारण पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। आप मतलब एक तरह से सही कहे तो जैसे ग्रीस के बारे में सुना होगा आपने, भारी मात्रा में उसने लोन ले लिया तो आपका पूरा सफाया हो जाता है। ठीक है, आप मतलब एक तरह से काल के ग्रत में चल जाते हैं। उसके बाद आप बात करें हेडलाइन मुद्रास्फीति की। हेडलाइन मुद्रास्फीति देखिए, हमारे अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उन सारी वस्तुओं के कीमत में अगर वृद्धि हो रही है तो उसको कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति, दैट इज कॉल्ड हेडलाइन मुद्रास्फीति। लेकिन अगर बाय द वे कुछ ऐसी वस्तुएं होती है, उन्हीं में से उसी बास्केट में से कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसका दाम जो होता है वो मतलब अचानक रातों रात बढ़ सकता है, घट सकता है। जैसे वोलेटाइल, उसको हम लोग वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ है, सब्जियां हैं, क्रूड ऑयल्स है। इस चीज़ों को अगर हटा दिया जाए और उसके बाद अगर मुद्रास्फीति का काउंट किया जाए कि वस्तुओं की कीमत में क्या उछाल आया है, क्या परिवर्तन आया है, तब आप उसको कहेंगे कोर मुद्रास्फीति। ओके, दैट्स सफिशिएंट फॉर इट आई थिंक। ओके, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इस टॉपिक को किसी और वीडियो में समझाया जाएगा कि इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति कर क्या है, मुद्रास्फीति कुंडली क्या है, मुद्रास्फीति अधिमूल्य क्या है, फिलिप्स वक्र क्या है। ठीक है, दैट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट डे, on the next video. But before ending this video, I must say, if you love this video, please share this video with friends and fellows and subscribe my channels to love and something passionate about me. Thank you. Goodbye.